नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हम पॉलिटिकल या क्राइम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ बिजनेस न्यूज़पेपर्स को सिलेक्ट करेंगे और उनके बेस्ट आर्टिकल्स को जो आपके काम के हैं। तो शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। शुरुआत करते हैं रुपए से। रुपया और वीक हो गया है और 85.8 चला गया है इंट्राडे, मतलब एक दिन में ये लेवल ये एक बार टच कर दिया है इसने। आरबीआई ने यहाँ पे रेस्क्यू एक्ट किया है। आरबीआई रेस्क्यू कैसे करता है रुपए को, हमने कई बार डिस्कस किया है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है क्योंकि रुपए की डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। और आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, रुपए की सप्लाई को कम करता है। कैसे? रुपया बाय कर लेता है मार्केट से, और बाय करता है तो डिमांड भी बढ़ती है नेचुरली। तो यहाँ पे इस तरीके से आरबीआई रेस्क्यू करता है किसको, रुपए को। रुपए ने शार्पेस्ट इंट्राडे डिक्लाइन देखा, शार्पेस्ट मतलब सबसे बड़ा इन 2 ईयर्स ऑन फ्राइडे, और कुछ लॉसेस रिकवर किए, वापस थोड़ा ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे ये फिर भी काफ़ी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ा डिक्लाइन था। अब रीज़न क्या बताया जा रहा है? रीज़न ये है ना कि जितने लोग इंडिया में सामान इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इंपोर्टर्स, जैसे आपकी फैक्ट्री, आपको मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इवन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो पाउडर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो चाइना से आते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या इनको लग रहा है कि यार देखो आगे क्या हो सकता है कि रुपया हो सकता है और कमज़ोर हो जाए, तो हम पहले ही सब कुछ स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये डॉलर परचेज कर रहे हैं बहुत ही अग्रेसिवली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब प्रेशर आया मंथ एंड डॉलर डिमांड से बाय इंपोर्टर्स, और कुछ नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स भी थे जो मैच्योर कर रहे थे, एंड करेंसी फ्यूचर्स, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो इस टाइम पे इंपोर्टर्स काफ़ी चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं अपने ओवरऑल इन्वेंट्री को। डे एंड पर देखोगे तो करेंसी ऑलरेडी 0.3% नीचे थी, और ये स्टीपेस्ट डिक्लाइन है सिंस जून 4 जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे। और आपने देखा था स्टॉक मार्केट में भी 10% ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे चले गए थे, रुपया भी काफ़ी नीचे चला गया था उस दिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार हमें पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है बाय रुपी। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो रुपी, मैंने जैसे डिस्कस किया था परसों के आर्टिकल में, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज रहा है अमंग इट्स पीयर्स डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि पूरी दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज की करेंसी इस टाइम पे डेप्रिशिएट हो रही है, नीचे जा रही है अगेंस्ट डॉलर। तो रुपया ओवरऑल ठीक ही फेयर कर रहा है कंपैरेटिवली। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आरबीआई को रेस्क्यू करना ही नहीं चाहिए रुपए को, इसको छोड़ो, इसे और नीचे गिरने दो। इससे क्या होगा, हम और ज़्यादा compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, रुपया और ज़्यादा कंपेरेटिव हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे ये एक रीज़न है। और एक वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है रुपए में, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका रीज़न जो है, एक एनालिस्ट है उन्होंने बताया है कि वॉल्यूम कम है इस टाइम पे। होता है ये है ना कि दिसंबर में अगर आप देखोगे न्यू ईयर के टाइम पे जितने भी फंड मैनेजर्स हैं और ये सब हैं काफ़ी छुट्टी पर होते हैं सारे, और इसकी वजह से ना ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती है इन चीज़ों में, तो वॉल्यूम कम रहता है। और जब वॉल्यूम कम रहता है ना, तो किसी भी आप देखोगे स्टॉक में, शेयर में, किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ऊपर नीचे। आपको 2 सेकंड में ही काफ़ी ऊपर देखेगा चला गया, लेकिन वैसे रेंज छोटी रहती है। तो यहाँ पे ये एक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी स्पाइक्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये टेबल भी दिखा देता हूँ, इन्होंने टेबल दिया है क्योंकि मेजर एशियन करेंसीज वर्सेस डॉलर, ये देखिए। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए परफॉर्मेंस दी गई है, परसेंटेज चेंज। तो मेजर करेंसीज वर्सेस डॉलर में दिसंबर 27 2024 का अगर आप देखते हैं तो साउथ कोरियन वॉन कितना चल रहा है, 1473.49। 1 ईयर में ये 12.5% नीचे आया है डॉलर के अगेंस्ट, और एक महीने में 5.5%। जापानीज येन एक साल में कितना आया है, 10.1%, एंड एक मंथ में 4.2%। रुपया, इंडोनेशियन रुपया, ये देखिए एक साल में -5%, एक मंथ में 1.8%। एंड इंडियन रुपी अगर आप देखते हो तो कितना स्ट्रांग है डॉलर के अगेंस्ट, 2.7% सिर्फ डिक्लाइन हुआ इस साल, और इस महीने 1.3%। तो मेजर जो डिक्लाइन आया वो पिछले मंथ में आया है, नहीं तो रुपया डिक्लाइन मतलब बहुत ही कम डिक्लाइन हुआ था, मैं कहूँगा हुआ ही नहीं था ज़्यादा। इवन चाइना अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली बेटर फेयर कर रहा है, क्योंकि 2.1% इस साल का डिक्लाइन है और 0.7% आया इस मंथ। और हांगकांग डॉलर और थाई जो है मैं बोलूँगा, क्योंकि ये मेजर इकोनॉमीज़ पूरी दुनिया में आप इन्हें नहीं बोल सकते हो। हांगकांग तो इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि वो ऑलरेडी पैक्ड है डॉलर के अगेंस्ट, एंड इसीलिए यहाँ पे हमें ये अनॉमली देखने को मिल रही है कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये पूरा सिनारियो है इस टाइम पे मेजर करेंसीज का। आते हैं अगले आर्टिकल पे।
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये सर्वे हुआ अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक का डेटा है ये। और रूरल अर्बन फूड स्पेंडिंग राइजेस अमिड इन्फ्लेशन प्रेशर। रूरल और अर्बन मतलब शहर और गांव दोनों जगह पे जो खाने पे खर्चा हो रहा है ना इंडियंस द्वारा, ये बढ़ रहा है अमिड इन्फ्लेशन प्रेशर। तो देखिए क्या है इस आर्टिकल में और क्या आया है इस सर्वे में, हम देखते हैं। जो शेयर है हमारे मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब पर आदमी, हर एक आदमी खाने पे, कंजम्पशन पे कितना खर्च करता है, पर कैपिटा यहाँ पे बात हो रही है फूड आइटम्स पे। ये स्लाइटली ऊपर है रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगहों पर प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। और ये डेटा आया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से। एक्सपर्ट्स नोट कर रहे हैं कि जो इंक्रीज आया है ना, ये मार्जिन ऑफ एरर में ही है और ये रिप्रेजेंट कर सकता है एक टेम्प्रेरी फ्लक्चुएशन। तो बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है यहाँ पे, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो डेटा है ना इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर में ही आ रहा है ये, और ये एक टेम्प्रेरी फ्लक्चुएशन हो सकता है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं दिख रहा है हमें। एंड जो ऑफ टोटल MPCE अगर आप देखेंगे तो जो प्रपोर्शन जो फूड आइटम्स पे स्पेंड हुआ है ना, ये बढ़ा है और बढ़कर हो चुका है 47.04% रूरल एरियाज में और 39.4% अर्बन एरियाज में। इन 2023-24 जो पहले कितना था, 46.4 था एंड 39.2 था, दोनों के रिस्पेक्टिव अगर आप डेटा देखते हो तो 46.4 से 47.04 हुआ और 39.2 से 39.7% हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जो फैक्ट शीट है ये बेस है सर्वे पर जो रिलीज़ किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा फ्राइडे को, और इन्होंने रिवील किया कि MPCE रूरल एरियाज में ड्यूरिंग 23-24 ये 9.2% बढ़ गया था टू 4122, जहाँ पे अर्बन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे इसका डेटा तो ये आपको बताएगा कि 8.3% ये बढ़ा था तो 6,996 ओवर द सेम पीरियड। तो ये फिगर तो बहुत ही नॉमिनल है एंड ये एक्सक्लूड करते हैं आइटम्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हाउस होल्ड्स को, जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। अगर आप गांव में जाओगे देखोगे तो काफ़ी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स मिलते हैं और अर्बन एरियाज़ में भी। तो ये डेटा शो करता है कि जो स्पेंडिंग है ना सीरियल्स पे वो मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे रूरल एरियाज़ में 4.99% अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो खर्चा करते हैं उसका ऑलमोस्ट 5% जा रहा है सीरियल्स पे, और अर्बन एरियाज़ में 3.76% जा रहा है सीरियल्स पे। और ये तब हुआ है जब एवरेज मंथली पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है, मतलब लोग अब पहले से कम सीरियल्स कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन दोनों एरियाज़ में, बट स्टिल ओवरऑल जो इनका एक्सपेंडिचर है वो फिर भी नीचे नहीं आया है बहुत ज़्यादा। तो अदर फूड आइटम्स जैसे कि बेवरेजेस, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, एग्स, मीट, स्पाइसेस, यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला है बोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में। और कन्वर्सली अगर आप नॉन फूड आइटम्स देखोगे ना तो रूरल हाउस होल्ड्स ने रिड्यूस किया अपना स्पेंडिंग मेडिकल केयर पे, एजुकेशन पे, रेंट पे, फ्यूल पे एंड ड्यूरेबल गुड्स पर। इसके अलावा अर्बन हाउस होल्ड्स की बात करते हैं। शहरों में क्या हुआ है, अब देखो पैटर्न देखो आप, यहाँ पे स्पेंडिंग कम हुई है ऐसे आइटम्स पर जैसे कि पान, टोबैको, फ्यूल, मेडिकल केयर, कन्वेंस, ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर सर्विसेज। इन सारी चीज़ों पर अर्बन हाउस होल्ड्स अब पहले से कम पैसा खर्च कर रहे हैं, और जो गैप है ना एवरेज मंथली कंजम्पशन पे जो खर्चा करते हैं बिटवीन रूरल एंड अर्बन, ये थोड़ा और नैरो हुआ है स्लाइटली, जहाँ पे रूरल हाउस होल्ड्स अब स्पेंड कर रहे हैं 69.7% ऑफ व्हाट अर्बन हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं, जो पहले एक्चुअली 71.2% था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर में रूरल वालों का जो शेयर है वो कम हुआ है पहले से, या तो फिर अर्बन का ज़्यादा बढ़ा है, आप ये कह सकते हो। तो PC मोहनन जो फॉर्मर एक्टिंग चेयरमैन है NSO के, उन्होंने एट्रीब्यूट किया कि जो फूड एक्सपेंडिचर बढ़ा है ना वो हाई फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग पहले से खाना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन पे ज़्यादा कर रहे हैं उस खाने के लिए, और जो वेरिएशन है ना इस मैग्नीट्यूड का वो विद इन मार्जिन ऑफ एरर है। इनका भी ये कहना है कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है एक्चुअली यहाँ पे, और कंजम्पशन पैटर्न जो है ना इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, बहुत टाइम लगता है चेंज होने में, लंबा प्रोसेस है ये। अब प्राइसेस भी अगर आप देखोगे जितने भी फूड आइटम्स हैं इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, काफ़ी हाई रहा है वो पास्ट में, और श्योरली वो ऑल्टर भी किया है उसने बजट्स ऑफ हाउस होल्ड्स। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक टेम्प्रेरी ब्लिप है। तो इस डेटा को देख करके किसी भी तरीके की चिंता करना या कुछ ज़्यादा इस पर मतलब एक्सट्रैपोलेट करना इज़ नॉट एक्चुअली प्रोडक्टिव। आता है अगले आर्टिकल पे, अपवर्ड प्रेशर्स ऑन ट्रेड गैप में स्टे, CAD श्रिंक्स टू 1.2% इन Q2 ऑन हाई सर्विस एक्सपोर्ट्स। CAD की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की यहाँ बात हो रही है, और करंट अकाउंट डेफिसिट ना अब श्रिंक कर हो चुका है कितना, 1.2%। ये बात हो रही है Q2 की,
और यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है हाई सर्विस एक्सपोर्ट्स। यस, सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हुए हैं। अगर आप इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट देखोगे सेकंड क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर, तो ये श्रिंक होकर हो गया है 1.2%, जो पहले था 1.3%। एंड ये हुआ है राइज इन सर्विस एक्सपोर्ट्स के वजह से, और ये डेटा आया है आरबीआई के द्वारा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखोगे तो सीएडी है $11.2 बिलियन इन Q2 FY25 कंपेयर्ड विथ 11.3 बिलियन सेम पीरियड में पिछले साल। और CAD अगर Q1 में आप देखोगे तो $9.7 बिलियन था, या फिर 1.1% ऑफ GDP। तो सर्विस जो है ना, सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी आईटी कंपनीज सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, यहाँ पे हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। और इसी का रीज़न था कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये पहले से इम्प्रूव हुआ है। आरबीआई ने हाईलाइट किया कि जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेजर कैटेगरीज में बढ़ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर सर्विस, बिजनेस सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जुलाई सितंबर में इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है ना, वो वाइड हो गया, वो बड़ा हो गया टू $75.3 बिलियन, जो पहले $64.5 बिलियन था ईयर अगो। एंड कंट्री की जो मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी वाइड हो गई टू $37.8 बिलियन। और इसका रीज़न क्या था? गोल्ड इंपोर्ट्स करीब 350% ज़्यादा थे पिछले साल से। और इसकी वजह से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, अब ये 2.5 to 2.7% भी हो सकता है आगे जाकर। मतलब यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो सकता है ये, बिकॉज ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स। सबसे पहले तो नेट अगर आप देखेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये है $11.48 बिलियन एज अगेंस्ट -$10.35 बिलियन। फर्स्ट हाफ में CAD जो था वो था कितना, 21.4 बिलियन, या फिर 1.2% ऑफ GDP एज कम्पेयर टू 20.2 बिलियन और 1.2% ऑफ GDP। तो लास्ट मंथ क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि गोइंग फॉरवर्ड अपवर्ड प्रेशर रहने वाला है ट्रेड डेफिसिट पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फास्टर पेस रहने वाला है इंपोर्ट ग्रोथ का, इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है एक्सपोर्ट से, और कमोडिटी प्राइसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं इंडस्ट्रियल इनपुट्स के। तो इसके वजह से क्या होगा, हम काफ़ी हो सकता है कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे कंट्रीब्यूट करे और इंपोर्ट बिल भी हमारा आगे जाकर बढ़े। तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है हमारे लिए आगे। और जो प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट्स है, जो रिप्रेजेंट करते हैं रेमिटेंसेज, जो बाहर इंडियंस काम करते हैं वो काफ़ी पैसा इंडिया भेजते हैं, तो ये भी बढ़कर 31.9 बिलियन हो गया फ्रॉम 28.1 बिलियन। एंड जितने भी इंडियंस बाहर काम करते हैं इस वक्त, वी हैव टू थैंक देम, क्योंकि उनकी वजह से रुपए को बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये लोग बाहर से हमें डॉलर्स भेजते हैं, एंड वो डॉलर्स वो भेजते हैं, तो इसी की वजह से हमें काफ़ी अच्छे रिजर्व्स मिल पाते हैं डॉलर के, एंड काफ़ी सपोर्ट मिलता है रुपए को भी। अगर आप देखो तो ये एक्चुअली दिस इज़ मतलब मैं बोलूँगा इंडियंस आर वन ऑफ द फ्यू, मैं बोलूँगा ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर जाके इतना पैसा रिमिट करते हैं अपने कंट्री में। आते हैं अगले आर्टिकल पे कि क्या 2025 कुछ सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड ला सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब मैं ये स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये ऐसा स्टॉक था ना जो 5-6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये था, 16-17 तक गया। काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा है। मैं जितने भी रिटेल इन्वेस्टर से स्पेसिफिकली पूछता हूँ, सो वोडाफोन आइडिया में काफ़ी लोगों ने पिछले कोविड के बाद से इन्वेस्ट किया, बट ऑफकोर्स रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिल पाया लोगों को। तो क्या होगा अब ये, क्योंकि एक थर्ड टेलीकॉम कंपनी है ये, और जो बहुत छोटी है, क्योंकि जियो और एयरटेल दे आर टू बिग, राइट, बहुत बड़े हैं। सब्सक्राइबर गेन भी इन्होंने बहुत कर लिया, और वोडाफोन आइडिया लगातार सब्सक्राइबर्स भी लूज़ कर रहा है, हमने देखा। तो काफ़ी फ्यू ईयर्स जो है पिछले टर्बुलेंट रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि ग्रेजुअल रिकवरी आ रही है। और एक क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है कि क्या 2025 कुछ सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड ला सकता है, कुछ बढ़िया रिवर्सल मिल सकता है हमें वोडाफोन आइडिया के ऑपरेशंस में, बैलेंस शीट में या पीएनएल में। तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, और एनालिस्ट कॉशन कर रहे हैं कि जो आगे जो रास्ता है वो बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, एंड सस्टेन एफर्ट देना होगा। जब से कुमार मंगलम बिरला 2023 में बोर्ड में आए हैं वापस, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है वीआई के रिवाइवल में। एट दिस ईयर्स इंडिया मोबाइल कांग्रेस उन्होंने रीइटरेट किया कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो, कि इन्होंने 18,000 करोड़ एक तो रेस किए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से, और कैपिटल जो लगा इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लिक्विडिटी कंसर्न्स थे, लिक्विडिटी मतलब जो इमीडिएट पैसा चाहिए होता है ना हमें, वो लिक्विडिटी है, तो उसके जो कंसर्न्स थे वो कम हुए। ये 4G नेटवर्क को और बढ़ा पाए, ग्राउंड वर्क कर पाए 5G के लिए, और ये करीब 2 साल पीछे हैं, 2 साल पीछे हैं एयरटेल और रिलायंस से। फर्दर मोर इंडस्ट्री वाइड जो टैरिफ हाइक्स हुए हैं ना, इसकी वजह से इन्हें रिलीफ भी मिला। जियो ने रेट बढ़ाए, एयरटेल ने बढ़ाए, तो ये भी अपना रेट बढ़ा पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका ओवरऑल रेवेन्यू जो है पहले से थोड़ा इंक्रीज हुआ। एक और नया रूल आया जिसकी वजह से ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो बैंक गारंटीज़ हैं उसको वेव करेंगी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के लिए, जो 2022 से
पहले हुए हैं, तो इसकी वजह से सेंटिमेंट एटलीस्ट ऊपर गया है, इनका बेटर हुआ है पहले से। तो डिस्पाइट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही है ना, लेकिन जो ईयर्स ऑफ सेटबैक इन्हें मिला है वो उससे रिकवर करना ईजी नहीं होगा। FPO के बाद इन्होंने अपना 4G नेटवर्क को अपग्रेड किया और ये इनके लिए अभी टॉप प्रायोरिटी है 5G को आगे लेकर जाने से पहले। तो क्योंकि ये गियर अप कर रहे हैं कि ये 5G सर्विसेज लॉन्च करें, कमिटेड रहें टू एनहांसिंग 4G कैपेसिटी और बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस भी दे, इनके स्पोक्स पर्सन का ये कहना है। लेकिन एनालिस्ट यहाँ पे एक्चुअली कस्टमर रिटेंशन को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो कह रहे हैं कि यार लगातार आप भले ही कितना केपेक्स बढ़ा रहे हो, लेकिन आप लूज़ कर रहे हो सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे हैं आपके पास, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो VI का जो 4G नेटवर्क अपग्रेडेशन है ना, नेसेसरी है लेकिन बहुत लेट हो गया है अब ये, एंड काफ़ी कॉम्पिटिशन मिलेगा इन्हें एयरटेल और जियो से, जिन्होंने 5G लॉन्च कर दिया 2 साल पहले, अपने स्टेबलाइज भी कर दिए नेटवर्क्स, और कोई भी ऑपरेटर नहीं है करेंटली जो 5G के लिए चार्ज कर रहा है। सबसे पहले तो कोई भी पैसे नहीं चार्ज कर रहा, तो वोडाफोन का कोई इमीडिएट वैल्यू भी नहीं है कि कस्टमर्स को लेकर आए 5G में, क्योंकि कस्टमर्स को 5G के लिए ना एयरटेल को पे करना पड़ता है ना जियो को। वोडाफोन अभी ले आएगा तो उसे फ्री में सर्विस देनी होगी, तो 4G पे ही रहना उनके लिए काइंड ऑफ बेटर है, कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है। जो डिक्लाइन है ओवरऑल यूसेज मैट्रिक्स में अक्टूबर में, वो भी आपने देखा। ड्यूरिंग द मंथ जियो ने मॉडरेशन देखा है, सब्सक्राइबर चर्न हुआ है जियो से, तो सब्सक्राइबर्स गए हैं, आई थिंक 30-40 लाख लोग जियो से शिफ्ट हुए हैं। एयरटेल ने ऐड किया है करीब 19 लाख लोगों को, जहाँ तक हमने डेटा चेक किया था लास्ट। इसके अलावा फर्म जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएगी जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज करेगी, बेटर करेगी, एंड यहाँ पे सब्सक्राइबर को जो लूज कर रहा है ये इसको सबसे पहले स्टेबलाइज कर पाएंगे। इनका एक कन्वर्ज्ड VI1 ऑफरिंग भी है, जिसमें मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज को कंबाइन करके देते हैं। तो ये एम कर रहे हैं कि इसको ड्राइव करें आगे। वोडाफोन ने ऑलरेडी 46,000 नए साइट्स ऐड किए हैं, 58,000 लोकेशंस में नेशन वाइड इन्होंने कनेक्टिविटी भी बूस्ट की है, कुछ 5G भी लेकर आए हैं 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में। तो 2025 इमीडिएटली रिवर्स नहीं करने वाला इनका सब्सक्राइबर लॉस, लेकिन जो ट्रेंड थे हो सकता है कि ये बेटर पोजीशन में हो कम्पीट करने के लिए अपने बड़े कंपटीटर्स के साथ, और कुछ नए जो चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज, हो सकता है इसको लेवरेज करके एक्चुअली इंप्रूव कर पाएँ अपने आप को 2025 में काफ़ी, एटलीस्ट 2025 के एंड तक। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ज्वेलरी यूनिट्स लूज शीन एज डिमांड स्लम्स। अब देखोगे कि बीइंग एट वन एक इम्पोर्ट इंटेंसिव और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री थी, जो करंट फॉल ऑफ रुपी विथस्टैंड कर सकती है। ज्वेलरी में हम लोग अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हैं, आप सबको पता है, लेकिन इसके कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं कि जो स्लजीनेस है ना डिमांड का फ्रॉम की एक्सपोर्ट मार्केट्स, ये इन्हें परेशान कर रहा है। जो मेजर इंडस्ट्री क्लस्टर्स में अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बड़ा कम हो गया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होना मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे सबसे पहले तो, राइट। एंड ये एबिसमली लो चला गया है। जो डिप्रिसिएशन है रुपी का, अब क्या कर रहा है ये, इट विल नॉट ऐड टू द टॉप लाइन या बॉटम लाइन ऑफ द ज्वेल्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। करीब 95% जो इनपुट है ना ज्वेलरी बनाने के लिए इंडिया में, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। यस, तो इसमें क्या है कि रुपया इतनी तेज़ी से क्योंकि वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो इंपोर्ट का कॉस्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। अप्रैल नवंबर में अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट जो था, ये मतलब करीब 50 लाख लोग इस ब्रिस्क बिजनेस में एम्प्लॉयड है, ये गिर गया 10.1% टू $19.2 बिलियन। इतना ज़्यादा इस बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। तो विपुल शाह जो चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, उन्होंने कहा कि 2025 में हमें लग रहा है कि प्रोस्पेक्ट्स बेटर होंगे, क्योंकि पॉलिश डायमंड प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो गए हैं, कुछ रिकवरी भी दिखाई दे रहा है हमें, एंड जो डिमांड है वो अभी भी सबड्यूड है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। US और यूरोपियन मार्केट्स जो हैं ज्वेलरी के लिए बहुत हॉट हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपोर्ट रहता है हमारा यहाँ पे, बट यहाँ पे जब तक कि बढ़िया रिकवरी नहीं आएगी तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे ज्वेलरी मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। अब एक्सपोर्ट में अगर 10% का डिक्लाइन है तो ये डेटा तो ख़राब है, डबल डिजिट डिक्लाइन देखना, राइट। और साथ में अब इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए रुपया और ये रुपया डॉलर का जो रिलेशनशिप है, जब ये चेंज होता है तो देखिए कितना लोग परेशान होता है बिजनेस वाले। हो सकता है जॉब वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, हम लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा म्यूचुअल फंड से लेके हर चीज़ वो कहाँ है, बिजनेस में ही तो है। और इसके अलावा आज आपके पास 100 रुपये हैं, लेकिन अगर कल को रुपया 100% डिप्रिशिएट हो गया डॉलर के अगेंस्ट, तो वो 100 रुपये एक्चुअली अब उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी है। तो आप जॉब भी कर रहे हैं तो, लेकिन आप जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो पैसा वैल्यू बड़ी तेज़ी से लूज़ कर रहा है जैसे जैसे रुपया डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट कर रहा है। आपको इस तरीके से सोचना होगा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा कि आप इस इन्फ्लेशन को, या आप कह सकते हैं डिप्रिसिएशन को, बीट कर पाएँ। जो परचेजिंग पावर आपके सेविंग्स की कम हो रही है, और ये FD वगैरह के थ्रू करना तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।